हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चों की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को बूस्ट करने के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है। आज हमारा 22 डेज है ना, 20 मतलब 22वें दिन। वी आर सॉल्विंग डीपीपी नंबर 22। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर दिस इज 3 मंथ्स कोर्स, अगर आप पर डे एक डीपीपी सॉल्व करते हैं तो इट टेक 3 मंथ्स टाइम, है ना। और अभी के हिसाब से हमारे पास अनफ टाइम है, मतलब आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं ना। क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन 0 to 1, है ना। सॉरी, पहले तो मैं पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूँ, अभी सॉल्व करना नहीं। तो सिंगल करेक्ट के बारे में 3 सिंगल करेक्ट, 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है ना, एक पैराग्राफ और 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है नाउ, और बाद में इसका आंसर की दे रखा है, और सेकंड का शायद आंसर कुछ रहेगा, चेंज कराएंगे ना, सॉल्व करने का जो आएगा वो बता देंगे। अब देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to 1 सेटिस्फाइंग दिस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दैट इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/8 दे रखा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स से आपसे पूछा हुआ है। मैंने तो आपको बात, देखो पर्पज क्या हो गया कि यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में एक बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से आई एम एबल टू सॉल्व एफ एक्स यहाँ से निकलना चाहिए, और एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स रखेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है नाउ, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या तरीका होना चाहिए, 0 to 1 तो यहाँ दे रखा है, ठीक है, एक्स इंटू रूट एक्स यहाँ पर है, एफ एक्स यहाँ है, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। इतना जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना गिवन है, 1/8 गिवन है। ठीक बात है ना। अब देखो इतना तो समझ में आ गया आपको कि एफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब एफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बात समझो। अब देखो बड़े ध्यान समझो मैं जिन बातों को बोल रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो मैंने एक काम किया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एक्स इंटू एफ एक्स को एक साथ कंबाइन किया, 2 यहाँ पर आई गया, मतलब रूट एक्स बाई 2 ज्यादा आ रहा है। ज्यादा इन द सेंस कि मतलब इतना अगर मैं जोड़ दूं और इतना अगर मैं घटा दूं, क्या कुछ बात बन सकती है? बिल्कुल हाँ, बात बन सकती है, क्यों नहीं बात बनेगी ना। जब आपने इतना सोचा है तो इसके आगे की बात आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मतलब ये क्या बन गया हमारे पास में, ए स्क्वायर यहाँ आ गया टर्म। ठीक है, एक पॉइंट और समझो ना। अब मैंने क्या काम किया, इस वाली टर्म को नहीं लेता मैं, इस वाली टर्म को लेता हूँ ना। देखो यहाँ माइनस माइनस का और ये प्लस का है, तो मैंने क्या काम किया, एक्स स्क्वायर बाई 4 तो यहीं रहने दिया, यहां से एक माइनस साइन हमने कॉमन लिया ना। इस वाले पार्ट को मैंने बड़ी सावधानी से ऐसे लिखा, एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी हमने यहाँ, 4 भी यहाँ लिखा, और यहाँ पर लिखा हमने माइनस का 2a। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट एक्स बाई 2। सॉरी, इसका जो स्क्वायरिंग कराएंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स आएगा, तो यहाँ भी एक्स ही है ना। अब समझो बात को, यहाँ तक अपन पहुंच गए ना। 2 रूट ऐसे कुछ टर्म हमने लिख दिया, और साथ में एक्स इंटू एफ एक्स का टर्म यहाँ से लिख लिया ना, मतलब इस वाले पार्ट में एक्स इंटू एफ एक्स को एक साथ यहाँ लिख लिया। कहीं कोई समस्या है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। ना इस वाले पार्ट को अलग लिखा हुआ, ऊपर ओवरऑल पे मैंने डीएक्स लगा रखा है, ओवरऑल पे ना, ऐसे मान लो बड़ा सा ब्रैकेट, और दैट इक्वल टू कितना है, 1/8 है ना। बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक की। अब देखो करना क्या चाहिए हमें, करना ये चाहिए कि इस वाले पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, यहाँ एक्स ही आएगा ना। ठीक बच्चों, यहाँ एक्स है ना, यहाँ एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कराओगे तो मतलब यहाँ से तो अल्टीमेटली 1/8 ही आ जाएगा। माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1 यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ बन जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ ये कितना बन जाएगा, रूट एक्स अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो, दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 1/8 लिखा हुआ, 1/8 से 1/8 ये कैंसिल हो गया। नाउ अब पॉइंट को आप समझिए, तो 0 to 1 में तो ऐसे कुछ आया, एक्स इंटू एफ एक्स यहाँ से कहीं आया, माइनस ऑफ रूट एक्स बाई 2 ऐसे कुछ आ गया, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, dx इसका वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब अगर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इट मीन कि आप क्या बात बोल सकते हैं भैया, एक बात मैं ये कह सकता हूं ना कि यहां से क्या रहा हुआ कि भाई ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा रहा होगा,
जीरो रहा होगा। क्यों जीरो रहा होगा, क्यों समझो भाई, इंटीग्रेशन की वैल्यू तो देखो तब भी जीरो आ सकती थी, उतना ही हिस्सा ऊपर और नीचे आ जाए तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ सकती है। बट ये ओवरऑल कैसा लिखा हुआ, पॉजिटिव। स्क्वायरिंग है, पॉजिटिव है, 0 to 1 में इंटीग्रेट कर रहे हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने पे जीरो आ रहा है। इट मीन्स कि आप यहां से क्या बात बोल सकते हैं कि भैया ये तभी संभव होगा जब x इंटू एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √x/2 आ जाएगा ना। यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एफ एक्स इक्व टू कितना आ जाएगा, 1/2√x आ जाएगा। ये हमारे पास एफ एक्स आया निकल के। क्लियर। नाउ एफ एक्स जब यहां तक निकल आया तो एफ एक्स बराबर तो कितना आ गया, एफ एक्स बराबर आ गया 1/2√x। बराबर में क्या लिखा हुआ, e⁻x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, बाई डायग्राम है ना, बाई ग्राफ ना। अब देखो 1/√x, जब x जीरो की तरफ होगा, पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, और जब ये इन्फिनिटी की तरफ होगा तो ये जीरो की तरफ जा रहा होगा। मतलब ऐसा ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है। और e⁻x का ग्राफ आपको पता है कुछ ऐसे जाएगा। कितनी जगह कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1 आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। आंसर इज, पहले का कितना आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम करते ही मजा आ गया होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इस वाले एक्सप्रेशन को देख करके आपको समझ जाना चाहिए, तुरंत ही समझ जाना चाहिए ना। क्लियर है ना। नाउ अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, और ये प्रॉब्लम भी बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, बहुत ही मजेदार। ठीक है। मतलब आपको क्या दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है, y² = 4ax, मतलब एक स्टैंडर्ड पैराबोला आपको दे रखा है। ठीक है। दैट हुज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना, 4a है, स्लाइड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा है। देन लोकस ऑफ फोकस इज, लोकस ऑफ फोकस पूछा हुआ है। ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम बड़े आसान है। मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को 10-15 मिनट का या 5-10 मिनट का टाइम नहीं दिया है तो आप डोंट सी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मत देखिए। ठीक है। नाउ अब देखो एक पैराबोला, सॉरी देखो मैं यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया क्योंकि सभी पैराबोला के लिए बात करना चाह रहे हैं, इसको पैराबोला को मैं हटा देता हूं। ठीक है। ये अपना चेंज भी कर देंगे, एक पैराबोला है ना। ठीक है। वो स्लाइड कर रहा है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे है ना। इसकी बात नहीं कर रहा है मैं, स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ ऐसे कहीं स्लाइड कर रहा है। देखो कंसेप्ट समझना, बड़े ध्यान से कंसेप्ट समझना ना, बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट समझना। एक पैराबोला जिसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना दे रखा है, 4a दे रखा है। ठीक है। नाउ अब एक पॉइंट आप समझो, तो देखो लेटर सेक्टम भी क्या होगा हमारे पास में, जैसे मान लो कि यहाँ फोकस ले लेता हूँ, ये फोकस है, इसका मुझे लोकस निकालना है, h, k इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। पहली बात, जिसका लोकस निकालना है पहला हमें उसको कोऑर्डिनेट h, k मानना चाहिए, पहला स्टेप तो यही होता है। ठीक है। उसके बाद हम करते क्या, h और k में एक रिश्ता फाइंड आउट करते हैं, क्या रिश्ता होगा इसमें। ठीक है। यही मुझे कैलकुलेट करना है, इसका आंसर भी एक बार चेंज कराऊंगा ना, सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो चेंज रहेगा ना समझो देखो बात को, h, k यहाँ पर है। अब आपको एक कंसेप्ट पता है बच्चों, ये सभी को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि हमारे पास में क्या है, अगर फोकस है, फोकस का अगर मैं मिरर इमेज लूं विथ रेस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट दैट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, वो कहां लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। इसी कंसेप्ट को बेस मानते हुए हमने क्या किया, h, k का मिरर इमेज लिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट। अगर मैं टेंजेंट, इस टेंजेंट के अबाउट अगर मिरर इमेज लूं तो भाई इसका लोकस क्या आ जाएगा, मिरर इमेज बाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, h कोऑर्डिनेट हो जाएगा -h, k, ये आ गया। ठीक बात है। सिमिलरली, ठीक, ये वाला कंसेप्ट तो नहीं पता है ना तो उसको याद रखो, बहुत काम का है। अगर मैंने इस फोकस मतलब फोकस का मिरर इमेज लिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस टेंजेंट, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, -k, ऐसे कुछ आ गया। ठीक है। नाउ प्रॉब्लम यही खत्म हो जाता है। अब आपके पास में इस लाइन की आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं, तो ये लाइन भी क्या ओरिजिन से पास करेगा, आपको ड्रॉ जब करोगे तो समझ जाओगे। इस पॉइंट का मिरर इमेज ये लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है। ना इस लाइन का मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये सवाल होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, कितना आ जाएगा, y माइनस 0,0 से भी पास करेगा ना। चलो ना भी लिखना चाहो तो ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, y माइनस y1 बराबर कितना आ जाए m कितना बनेगा, k माइनस ऑफ k, 2k यहाँ से आगे, अपॉन में कितना आ जाएगा -h, तो -2h, स्लोप तो ये आ गया, और x प्लस h यहाँ से आ गया ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -h तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस इज माइनस ऑफ hy प्लस का hk। ठीक है। और दिस इज xk और प्लस ऑफ hk, hk से hk कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ गया, एक्स के प्लस एच वाई बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखो आपको एक कंसेप्ट पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको 4a दे रखा है। आपको पता है कि ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, और ये भी पता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। 2a का डबल कर दूं तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। मतलब अगर मान लो मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ एल आर अगर मैं यहां से लिखूं, लेंथ ऑफ एल आर, तो ये वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये बात आप बोल सकते हैं, बिल्कुल है ना, सही जवाब आपका है ना, ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसा अगर बोल दिया हमने तो फिर प्रॉब्लम में आगे कैसे सॉल्व करोगे। लेंथ ऑफ एल आर तो 4a दे रखा है, दैट इज 2, 4a आ जाएगा, 2 यहां पर आया। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस ये है हमारे पास h कोमा के, ये लेके चलो, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो डिस्टेंस निकालोगे, x की जगह मैं h पुट कराऊंगा, तो यहाँ h के, यहाँ h की y की जगह k पुट कराएंगे तो अगेन यहाँ h क्या आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। और ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एच के, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ना। मान लो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो ए स्क्वायर तो इधर से आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आ गया एक्स एच स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, सॉरी है ना, चलो बाद में लिखेंगे। देन लोकस एच, लोकस क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज द लोकस। ये फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वही आंसर अपन सही टिक करेंगे ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना सही आ रहा है, तो मतलब बी सही है, इसका साथ आंसर भी गलत है ना, वो चेंज नहीं कराया था बाद में, ये मुझे ध्यान है ना इस बात का, डोंट वरी ना। ओके, तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा अपना, बी आ जाएगा। क्लियर बच्चों। नाउ तो हमने 2 प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सीख ली, दोनों में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको सीखने को मिली ना। अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, और ये भी बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है हमारे पास में, पढ़े ध्यान से, तो इन ट्राइंगल एबीसी इफ इन सर्कल टचेस द साइड ए बी बी सी सी ए एट पॉइंट पी क्यू आर, जितना पढ़ा गया उसका उतना डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। ए बी को कहां टच कर रहा है, पी पर टच कर रहा है। बी सी को कहां टच कर रहा है, क्यू पर टच कर रहा है। और इसको आर को, मतलब पी यहां आ गया, क्यू यहां आ गया और आर यहां आ गया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऐसे टच कर रहा है। आगे उसने बोला हुआ है कि s माइनस ए का जो वैल्यू है दैट इज 3, s माइनस बी का वैल्यू कितना 5 है, s माइनस सी का वैल्यू कितना 7 है। चलो इससे कोई जानकारी मिलेगी वो बता देंगे ना। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्यू सी आर और आई हमारे पास इन सेंटर दे रखा है, तो इसका मुझे एरिया निकालना है। यहां से ज्वाइन कराओगे तो 90 डिग्री, इस पॉइंट से अगर इसको ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री आएगा। इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। अच्छा ये तो यार सर्कल पे ऐसे आपने पढ़ा होगा ना सिर्फ सर्कल, यहाँ से जब मैं ऐसे एरिया निकालता हूँ तो अगर आपको ये लेंथ मालूम चल जाए और ये लेंथ रेडियस पता है आपको और ये लेंथ रूट S1 होती है, तो एरिया कितना आता है, आर रूट S1 आता है, पता होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो चलो अभी सीख जाओगे 2 मिनट में, कोई बात नहीं। अब देखो बड़े ध्यान से समझो ना, मतलब आपको ये वाली लेंथ मालूम चल जाए, लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम चल जाए और इस सर्कल का रेडियस मालूम चल जाए स्मॉल आर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा एक और चीज ये भी आप ध्यान रखा करो, सी से अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया ये लेंथ आएगा एस माइनस सी, ये लेंथ भी एस माइनस सी आएगा। ये लेंथ की बात करें ए से ना तो सिमेट्रिक आता है ना, ये लेंथ एस माइनस ए होगा, ये लेंथ एस माइनस ए होगा, ये लेंथ एस माइनस बी होगा और ये लेंथ एस माइनस बी होगा। इस बात को बड़े अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को ना, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे कैसे आया, ठीक है। नाउ अब देखो कुछ कुछ बातें समझते हैं। एरिया निकालना है मतलब एस माइनस सी तो मुझे दे ही रखना है, मतलब सारा फोकस कहाँ चला जाए, स्मॉल आर पे चला जाए, चला गया ना। अगर आपको स्मॉल आर निकल के आ गया तो आप एरिया निकाल सकते हैं, स्मॉल आर सॉरी हाँ इसका एरिया निकल जाएगा, स्मॉल आर हमारे पास ये है, ठीक है। तो एक काम करते हैं पहले तीनों को ऐड करता हूं, तो 3s माइनस ऑफ 2s कितना आ जाएगा, 8 यहाँ से 7 या 15 आ गया, मतलब स्मॉल एस का वैल्यू तो कितना आ गया 15 आया, ठीक है ना। एरिया भी अगर हम निकालें तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, s इंटू
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ऑफ सी, ठीक है, डेल्टा। तो यहां से कितना आ जाएगा, स्मॉल एस का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 आया। एस माइनस ए का वैल्यू कितना है, 3 आया। एस माइनस बी का वैल्यू कितना है, 5 आया। एस माइनस सी का वैल्यू कितना है, 7 आया। ये आ रहा है ना। नाउ अब देखो यहां से समझे तो 15 और 15 का स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है 15 आ जाएगा, √7 यहाँ से आ जाएगा, इतना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ना। स्मॉल आर का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, डेल्टा। डेल्टा कितना आ रहा है, 15 √7 अपॉन में कितना है, 15 आया। इससे कैंसिल हो गया, मतलब √7 आ गया। स्मॉल आर तो ये आ गया। नाउ अब देखो, आप सोचो इसका एरिया निकालना है तो अरे यार बेस इंटू हाइट लगाओ ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, दोनों का एरिया सेम सेम आएगा भाई। तो इंटरनल मतलब बाइसेक्टर हो जाएगा यहाँ पर एंगल, है ना। ठीक, आइसोसेल मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगी, जैसा इधर है वैसे ही उधर भी बनेगा। तो ठीक है, हम एक साइड का एरिया लिख लेते हैं। एक सेकंड बच्चों, एक साइड का एरिया या फिर टोटल एरिया ऐसे लिख दिया हमने, तो एरिया आएगा रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाफ बेस लेंथ एस माइनस सी और हाइट स्मॉल आर, तो इसका डबल, 2 से 2 कट गया, तो एरिया कितना आ गया, एस माइनस सी इंटू आर। एस माइनस सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और रेडियस कितना आ रहा है, इन रेडियस √7 आ रहा है। तो कितना एरिया आ जाएगा, 7 √7। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्या दिया है थर्ड का, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन ना, सही है। क्लियर बच्चों, बहुत ही बढ़िया है ना। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अब देखो हमारे पास में एक प्रॉब्लम दे रखा है, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स, और इसमें बात समझना है ना। क्या दिया हुआ है, लेट इफ y इक्वल्स टू fx सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल्स टू fx क्या कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये दे रखा है f डैश पाई का वैल्यू 1 है, और f ऑफ पाई, सॉरी, f डैश पाई का वैल्यू 1 और f ऑफ पाई का वैल्यू पाई है। बाई डबल डैश का मतलब ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर ना। ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ऑप्शंस अपने आप में छोटे छोटे क्वेश्चन है। नाउ सॉल्व करते हैं। देखो अब बात को आप समझिए, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डी एक्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। एक्स डी वाई तो यहां लिखा हमने, और ये लिखा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक बात है। अब आपको देखो क्या करना है, डी वाई वाई निकालना है, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में अच्छे दे रखा है। तो देखो यहां से समझो आप इसको कैसे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश तो मैंने यही रहने दिया, और डी एक्स, ठीक बात है। इसको मैं इधर ले गया, वाई ऐसे लिखता हूं मैं, एक्स डी वाई माइनस ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। और यहां तक ये टर्म लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर से आपने लगाया डिवाइड, है ना। तो यहां तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस ऑफ वाई डी एक्स, इतना आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर से मैं यहां भी लगा देता हूं डिवाइड, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ साइन एक्स बचेगा, और यहाँ एक्स कॉस एक्स, ये आ गया। ठीक बात है। नाउ अब मैं देखो इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो समझो पहले तो इस वाले पार्ट को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नाउ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेट कराएंगे तो वाई डबल डैश का इंटीग्रेशन वाई डैश आ जाएगा ना, वाई डैश एक्स आ गया, सॉरी वाई डैश आ गया इसका इंटीग्रेशन। यहां से आप क्या लिखोगे, वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। इसको इंटीग्रेट कराएंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है। नाउ यहाँ बाई पार्ट्स लगाओगे आप, एक्स को तो बाहर निकालो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स को हमने यहाँ लिख दिया डी एक्स, ये आ गया। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स आ गया, तो प्लस कॉस एक्स बना। ये वाला पोर्शन इससे कट गया, मतलब एक्स साइन एक्स आया। फाइनली कहने वाली बात ये थी, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स, मतलब ये कट के मतलब फाइनली ये बच गया एक्स साइन एक्स। अच्छा लास्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना भूल जाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। नाउ तो पॉइंट को समझा जाए, वाई डैश मतलब वाई डैश है ना, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ लिखा हुआ प्लस में सी लिखा हुआ है,
ना कांस्टेंट को निकालने के लिए एक जानकारी दे रखी है, x इज इक्वल टू पाई पर y डैश का वैल्यू कितना है 1 है, x इज इक्वल टू पाई पर। तो इसमें क्या किया, लेट मतलब लेट नहीं एट x इज इक्वल टू पाई यहां पुट किया, तो y डैश f डैश पाई का वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, x इज इक्वल टू पाई पर y का वैल्यू कितना है पाई है, तो यहाँ पाई दे रखा है और यहाँ x इज इक्वल टू पाई पर, और x इज इक्वल टू पाई पर तो साइन पाई तो जीरो हो जाएगा और प्लस c, तो ये c कट गया तो मतलब c बराबर जीरो आ गया। तो पहली बात तो c का वैल्यू कितना है जीरो आया। नाउ इक्वेशंस को अगर फिर से गौर फरमाए तो y डैश मतलब दोबारा से आता है बोलने में, एक बाई बोल रहे होते हैं एक डैश बोल रहे होते हैं, ये आ गया प्लस साइन ऑफ x साइन x। ठीक बात है, यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो जैसे ही आपने इतना लिखा ना, अब आपको बात समझना चाहिए कि भैया ये तो क्या लिखा हुआ है, वाई डैश को डी वाई ओपन डी एक्स लिख दिया, वाई अपॉन एक्स यहां से लिख दिया, एक्स साइन एक्स मैंने ये लिख दिया, ये लिखा हुआ एल डी ई, शॉर्ट में ऐसे में एल डी बोलता हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे सर जी ये क्या हो गया, ये तो बहुत आसान आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स एल एन एक्स, तो e पावर ऑफ माइनस ऑफ एल एन एक्स, ये इधर जाएगा तो एक्स पावर माइनस वन, तो मतलब वन अपॉन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसको तो यहीं सॉल्व कर लोगे आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स आया और यहां से आ जाएगा q, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और साथ में c लिखना नहीं भूलते है ना, x से x कट जाएगा तो y अपॉन एक्स बराबर कितना जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और प्लस का c है ही। अब x इज इक्वल टू पाई पर y का वैल्यू पाई दे रखा था ना, मुझे याद है, तो वन तो यहां से आ गया, पाई जब यहां पुट कराएंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, c वन से वन कट गया मतलब c बराबर जीरो आया, c बराबर जीरो रखा तो मतलब y का जो वैल्यू आया अल्टीमेटली माइनस ऑफ x कॉस x आया। पहले हम अपने एक मंजिल तक पहुंचे, मतलब सवाल अपने आप में एक सवाल था जिसको हमने सॉल्व किया। अब ऑप्शंस अपने आप में छोटे छोटे सवाल हैं जिनको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों काम की और मजेदार बात ये समझ में आई आपको कि अगर मैं fx के बारे में बात करूं तो fx है क्या, माइनस ऑफ x cos x आया था, क्या आया था माइनस x cos x, ये आया अपना आंसर ना। मुझे ऑप्शन चेक करते हैं ना, एक सेकंड बेटे, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बेटे है ना, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप खूब मेहनत करो यार है ना। अगर आप सही से देख पा रहे हो सर को खूब पसीने भी आ रहे हैं, फैन वैन थोड़ा कमी है ना। x cos x यहाँ लिखा हुआ है, x को बाहर निकाला हमने, cos x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस साइन x, और तसल्ली से किया ना, cos x को बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई ना। यहां से जाएगा तो x साइन x और माइनस ऑफ cos x, ये आया f डैश x। ठीक है, नाउ f डैश x का वैल्यू अगर मैं यहां रखूं x साइन x देखा माइनस कॉस एक्स, तो वन माइनस कॉस एक्स बनेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू। अरे गजब यार, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, यहाँ भी इसको अलग अलग कर देते हैं ना, एक्स से एक्स कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाएगा। ठीक है, बाई फोर कर दिया और बाई फोर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसका लिमिटिंग वैल्यू वन आ जाएगा और यहाँ से हाफ आ गया, फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2 आ गया। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथे का कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ उसके बाद पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो बस ऑप्शन सी और डी सेम ही है, बस आंसर अलग अलग है। नाउ तो ठीक है, ये भी निकाल देंगे, अब क्या बात है, हमारे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एफ एक्स जब अपने यहां तक सीख गए, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, तो आगे भी सॉल्व हो ही जाएगा। मान लेते हैं बाई मान लेता हूं या कुछ भी ऐसा मान लिया, एफ एक्स अपॉन एक्स, तो एफ एक्स क्या है माइनस एक्स कॉस एक्स, अपॉन एक्स किया तो कितना है माइनस कॉस एक्स आया। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स तो मैंने यहां लिखा, प्लस का कॉस एक्स मैंने यहां लिखा और प्लस वन, यहां माइनस साइन और दिखा देता हूं। अब बात समझो, 1/4 जोड़ दिया और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, इसके कोफिशिएंट के आधा का स्क्वायरिंग ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा 5/4,
माइनस ऑफ, ये बना अपना cos x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज y। अब आपको इसका चाहिए मिनिमम वैल्यू, उस ओवरऑल का मिनिमम, और इस ओवरऑल का क्या चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों ही पूछा है आपसे, है ना। अब समझो 5/4 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम चाहिए, तो इसका जीरो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, इसका जीरो आ सकता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर ही देंगे। तो देखो मैक्सिमम चाहिए आपको ना, मैक्सिमम, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ पहले, मैक्सिमम। अगर को सब्ट्रैक्ट कर ही देंगे, मतलब को सब्ट्रैक्ट हो ही गया, तो फिर ये मैक्सिमम नहीं बचेगा। मतलब मैक्सिमम होने के लिए ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, क्या ये जीरो है संभव? हाँ संभव है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 5/4 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा, सबसे बड़ी। भाई cos x को मैं -1 रख दूं तभी ये सबसे बड़ा बनेगा, 1 रखने में बड़ा नहीं बनेगा, -1 रखने में बड़ा बनेगा, ध्यान रखना। तो भैया ये तो 5/4 तो यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ माइनस माइनस, तो 3/2 यहाँ से लिखेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही बात है, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1, सही है। मैक्सिमम वैल्यू 5/4 है, ये भी एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया बच्चों? देखो बहुत ही आसान था, और छोटे छोटे जेईई मेन की कई सारी प्रॉब्लम्स को मिक्सअप कर दिया था यहाँ पर, कहीं कोई समस्या ही नहीं थी। बिल्कुल सही प्रॉब्लम और बिल्कुल आपका सही जवाब। ना मूव करें बच्चे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम मेरे को सबसे बढ़िया प्रॉब्लम लगा यार, बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया ना। बात को ध्यान से समझना, अगर आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है ना, तो भैया पहले ढंग से पढ़ के सॉल्व करना ना। कंसीडर ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, ये है नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू इसका नॉन जीरो है। ए मैट्रिक्स बी इज फॉर्म्ड सच दैट कि बी आई जे इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो इन ए एक्सेप्ट ए आई जे। ओके, पहले इसी को समझते हैं। मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स को देखो मैंने ऐसे लिखा, बजाय A11 की बजाय ऐसे लिखा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ऐसा भी क्यों लिखा वो भी आप समझ जाओगे। मैट्रिक्स बी की बात करें तो वो कह रहा है कि A11 Bij इज फॉर्म्ड सच दैट Bij इज द सम ऑफ द एलिमेंट, मतलब B11 मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, इज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो इन ए। ith रो है ना, मतलब ये फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिखना है B11, तो इसका ये पहला वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो का सम ऑफ द एलिमेंट आएगा एक्सेप्ट द एलिमेंट Aij, मतलब ये वाले एलिमेंट को छोड़ते हुए, मतलब इसका सम आ जाएगा B1 प्लस C1। कहने वाली बात ये थी, ठीक है। ऐसे इसका जब सम निकालेंगे तो इन दोनों का सम आ रहा होगा, मतलब आप समझ जाओगे, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अब मुझे C1 लिखना होगा तो वो A1 प्लस B1 आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी लिख ही सकता हूँ ना, चलो पूरा ही लिखते हैं, बाद में जरूरत भी पड़ेगी हमें। B1 प्लस C1, यहाँ से अगर बात करूँ तो B2 प्लस C2, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ बनेगा अपना C2 प्लस A2, और C2 को लिखना है तो A2 प्लस B2। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ A3 प्लस B3 आएगा, C3 प्लस A3 आ जाएगा। सिमेट्रिक बेसिस से बहुत आसानी से आप ऐसे लिख सकते हो। ये मैट्रिक्स ए आ गया और ये मैट्रिक्स बी आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ इफ देयर एग्जिस्ट है मैट्रिक्स सी, एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है सी जिस की सच दैट कि ए सी बराबर कितना है, बी है। क्या बोला उसने कि ये वाली बात कहना चाह रहा है कि ए इंटू सी, कि ए को अगर सी से मल्टीप्लाई कराएं तो बी आ जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ ना। और आपसे पूछा है देन सी जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी जे डायगोनल मैट्रिक्स, सी कैसा मैट्रिक्स है पहले तो ये पूछना चाह रहा है। फिर वो कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे, क्या रिलेशन आएगा। देखो बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल था, मुझे सबसे बढ़िया सवाल लगा था कि हमें क्या है, ए को सी से मल्टीप्लाई करने पे बी आ रहा है, मतलब क्या मैं एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकता हूं क्या कि जिसको अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कराऊं तो भाई मैट्रिक्स ये आ जाए हमारे पास, मतलब इसका एलिमेंट B1 C1, यहाँ एलिमेंट है C1 A1 और यहाँ एलिमेंट है A1 B1, ठीक है। मतलब इस रो को मैंने क्या किया, ए तो मैं लिख ही देता हूँ, ए तो है ही हमारे पास, ए क्या है A1 B1 C1, मतलब किससे मल्टीप्लाई कराएं कि ये एलिमेंट आ जाए। तो मतलब देखो यहाँ 0 रख दूं, यहाँ 1 रख दूं और यहाँ 1 रख दूं, तो पहला एलिमेंट मैच हो रहा है क्या,
इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, सही बात है। इस रो को जब अगले वाले से कराएंगे तो ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, तो C1 और A1 आना चाहिए। मतलब यहाँ 1 रख दें, यहाँ 0 रख दें और यहाँ 1 रख दें, तो बात बनेगी, बिल्कुल बात बनेगी। A1 B1 चाहिए, मतलब C1 नहीं चाहिए, तो यहाँ 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें और यहाँ 0 रख दें। अरे यार, ऐसा तो आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूरा चेक करके देख सकते हो, चेक करने की जरूरत है तो, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स सी। ये जुगाड़ था, ये जुगाड़ आपको लगाना था यहाँ पर। नाउ अब आप पॉइंट समझिए। सी जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक बात है, यहाँ तक की बात मुझे समझ में आ गई। सॉरी, सी कैसा है, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सही बात है। सी जे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल नहीं है। पहला ऑप्शन तो अपना सही है। आगे पूछना जा रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और सी के बीच में रिलेशन, तो यहीं से निकाल सकते हैं ना भाई, मैट्रिक्स सी का डिटरमिनेंट कितना आएगा। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। मैट्रिक्स सी का डिटरमिनेंट की बात करें तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा ना, -1 इंटू इस रो और कॉलम को जब मैं छोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू -1। तो इस रो और कॉलम को छोड़ दिया, इसको तो मल्टीप्लाई किया 0, इसको तो मल्टीप्लाई किया -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, +1 इंटू इस एलिमेंट और रो को छोड़ दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 1 -0, तो यहाँ से आया +1, यहाँ से आया, मतलब फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपसे पूछा हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए सी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी तो होगा, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ सी बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना है, 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा। ये अपना आंसर है। क्यों बच्चों, समझ गए बात को आप मेरी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में का, 5 में का आंसर है, 5th का आंसर ए और डी। सही है क्या, सही बोला है क्या मैंने, ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी, हाँ सही है, बिल्कुल सही जवाब है ना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर आ गया अगला, पैराग्राफ 6वां और 7वां। अच्छा देखो, ये पैराग्राफ भी मैंने जानबूझ करके यहाँ पे लिखा था, और उससे पहले वाला एक प्रॉब्लम था ना, वो जानबूझ करके मैंने वो लिखा था कि वहां पैराबोला स्लाइड कर रहा था बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ पर क्या एक एलिप्स स्लाइड कर रहा है। तो बच्चों आपको ना ये दो प्रॉब्लम्स का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और स्टैंडर्ड तरीका होता है, तरीका पता होना चाहिए आप लोगों को ना। नाउ तो देखो, इस सवाल को आप लोग तो पढ़ने वाले हो ना, मैं तो पहले ही पढ़ चुका हूँ। इफ द एलिप्स है सेमी मेजर एक्सिस लेंथ 2, सेमी माइनर एक्सिस लेंथ 1, मतलब स्मॉल ए का वैल्यू 2 दे रखा है और स्मॉल बी का वैल्यू 1 दे रखा है। इट स्लाइड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा है। मान लो कि ऐसे कोई एक एलिप्स है और ये स्लाइड कर दिया, ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड करता जा रहा है while मेंटेनिंग द कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, से वो कॉन्टेक्ट बनाए रख रहा है ना हम, ठीक है। सवाल में बोल रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ एलिप्सिस, तो लोकस ऑफ द सेंटर निकालना है। मान लो ये सेंटर ये है हमारे पास में, इसके कोऑर्डिनेट है h, k, इसका आपको लोकस निकालना है। अब देखो एक बात समझो, जब भी ऐसे स्लिप स्लाइड करेगा तो हमेशा ही 90 डिग्री बनेगा, और हमेशा अगर 90 डिग्री बना, मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ ना कि भाई आपको पता है कि अगर ये एलिप्स है तो ये इसका डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कराऊं तो टेंजेंट कितना आता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट 90 डिग्री आएगा। और इस एलिप्स की अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर है, तो भाई इसका इक्वेशन कितना बन जाएगा, x² प्लस y² बराबर a² प्लस b स्क्वायर आता है। ये कुछ बात आपको पता होना चाहिए। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, एक बात तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, पहला रिजल्ट है ना। तो जो डायरेक्टर सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा, √a² प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये हमेशा जब स्लाइड करता रहेगा तो ये तो हमेशा डायरेक्टर सर्कल में पॉइंट आएगा, मतलब इसका रेडियस कितना रहेगा, ऑलवेज इसका रेडियस आएगा, ये लेंथ तो h² प्लस k² आ गया और इसका रेडियस आ जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर आया। तो ठीक है, हमारे पास h और k में एक रिश्ता चाहिए था, वो रिश्ता ये आ गया बहुत ही आसानी से, छोटा सा था ये तो। h² प्लस k² बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 4 + 1 तो 5 आ गया, और x² प्लस y² बराबर 5। ये अपना आंसर आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बीच करेक्ट ऑप्शन, एकदम सही और बहुत ही आसान सा छोटा सा प्रॉब्लम। ना समझ आता है ना, जब पता नहीं रहता ना, यही भारी पड़ जाता, भारी। ओके 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 मेरे प्यारे बच्चों, नाउ आगे 7th क्वेश्चन, लोकस ऑफ द फोकई ऑफ इलिप्स। फोकई का लोकस पूछा है, पहले सेंटर का पूछा था। मन नहीं भर रहा इसका। मान लो कि ऐसे कुछ है ये इलिप्स,
एक फोकस दूसरा फोकस, लोकस ऑफ फोकस पूछा हुआ है, एच कॉमा के, ये फोकस मान लेते हैं। अब देखो आपको एक और ज्ञान की बात पता होना चाहिए। ज्ञान की बात ये है कि अगर मान लो ये टेंजेंट है, यहाँ ये फोकस है, S1 S2 फोकस, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मान लेते हैं कि ये पॉइंट N2 और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट N1 है। तो भैया ये दोनों लेंथ जो डाली है S1 N1 इंटू S2 N2, तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मान लो टेंजेंट पर अगर फोकस से परपेंडिकुलर डालते हैं तो भैया S1 N1 इंटू S2 N2 कितना आता है, बी स्क्वायर आता है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। आई थिंक अब आप शायद याद रखोगे ना, थोड़ा फोकस किया मैंने इस बात पर। अब देखो, अब मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए x2 और y2 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे मान लिया। ये टेंजेंट है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये लेंथ कितना है, y2 आया, और ये लेंथ कितना है, k आया। मतलब y2 इंटू के का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर कितना, 1 है। मतलब y2 का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, 1/k आ जाएगा, पहली बात। ऐसे अगर मैं इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालूं, भैया ये लेंथ अपना x2 आया और ये लेंथ अपना कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर वैल्यू 1 आया, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/h आ जाएगा। x2 बराबर 1/h आ गया, y2 बराबर 1/k आ गया। ठीक है, तो यहां से आ गया 1/h और यहां से आ गया 1/k। अब आपको पता है कि भाई ये फोकस, आपको तो भाई h और k में एक रिश्ता चाहिए, तो आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होगा। बच्चों बताओ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए ई। 2 पता है, ए कितना है हमारे पास में, 2 है, ई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 4, तो यहां से आया अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस और बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1/4। 1/4 का मतलब हुआ ये बना √3/4, सॉरी √3/2, और यहां से 2 आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 4 है। 2a e, ई में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 3/4, तो यहाँ से √3/2 लिखा। सही है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और दैट इज 2√3 आ गया। ये आया हमारे पास फाइनल, इतना है ना। अब मुझे क्या चाहिए, रिश्ता चाहिए, रिश्ता इन दोनों के बीच में। तो पता है आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना हो जाएगा, h माइनस 1/h का होल स्क्वायर, k माइनस 1/k का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 2ae का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 12 आ गया। नाउ दिस इज आवर आंसर। ना इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहां से लिखा, प्लस 1/h स्क्वायर लिखा, प्लस 1 ऑफ के स्क्वायर लिखा, माइनस का 2 यहां से लिखा, माइनस का 2 तो माइनस का 4 आ गया, इधर आ गया 16। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया हमने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब उसको ओवरऑल को कॉमन ले लेते हैं, 16। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहां से कॉमन आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, और यहां भी लिख दिया 16 एच स्क्वायर और के स्क्वायर। लोकस पूछा है ना, आंसर कुछ इस तरह से देना चाह रहा है ना, 16, मतलब उसने यही दे दिया ना, ये रहा ऑप्शन, आगे सिंप्लीफाई नहीं किया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर बराबर 16, ये आंसर हो गया। दैट्स ऑल, फिनिश फिनिश फिनिश। ठीक बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, 7th का ए आंसर इज करेक्ट है, और इसका बी, तो 6 का बी और बी ए है ना, 6 7 बी ए। आई ऑलवेज चेक द प्रॉब्लम, बी ए। ठीक है, सही है एकदम। ना आप चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां एंड 10वां। तीनों प्रॉब्लम बहुत छोटी छोटी सी है और बहुत ही प्यारी प्यारी सी प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सर बड़ी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करा करो, क्योंकि ये सब बनाने में, मुझे एक वीडियो बनाने में 1 सवा घंटे का वीडियो होता है, आधा पौन घंटा इसका वो रेंडरिंग वेंडरिंग कुछ कन्वर्जन सा होता है, फिर आधा घंटा इसको अपलोड होने में लगता है। मतलब 1 घंटे के पीछे मेरी 2.5 घंटे की मेहनत होती है, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज आप लोग यार ऐसा करो ना, अच्छे से मेहनत करिए ना, आप ही काम आनी है आपकी मेहनत, मेरे कोई काम नहीं आनी, मेरे कोई काम नहीं, रत्ती भर काम नहीं आनी। और नेट की दुनिया में जब बच्चे पढ़ रहे होते तो मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी वीडियो कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं पता। आपको पता है कि
RS सर की वीडियो पढ़ रहे हैं। इफ द फंक्शन gx बराबर, ये दे रखा है hx बराबर, ये दे रखा है इंटरसेक्ट, ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड हैव द सेम टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1,0। 1,0 पे क्या है, सेम टेंजेंट लाइन आ रहा है। मतलब इसको समझाऊंगा बात को, बहुत ध्यान से समझना। पहले तो देखो आप इस डायग्राम को समझे, तो ये वाला डायग्राम तो कुछ ऐसे बन जाएगा, 0 और यहाँ डाउनवर्ड। इसका तो ड्रॉ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा 1,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, 1,0 पर, तो एक बात तो देखो, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि 1,0 इसको सेटिस्फाई कराएगा, 1,0 इसको सेटिस्फाई कराएगा। एक तो ये दो रिजल्ट निकाले, इसको सेटिस्फाई कराया, x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू 0 रखा, तो 1 प्लस a प्लस b बराबर 0, एंड 1,0 यहाँ सेटिस्फाई कराया, तो c माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से आया c का वैल्यू 1। एक बात, जब c का वैल्यू 1 आ गया, वैसे भी क्या है, पॉइंट 0,1 सॉरी 1,0 आना ही था, ठीक है। तो 1,0 ये आ गया, मतलब दूसरा वाला जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है और ऐसे गया है ना। मान लो पीक कुछ यहीं कुछ और भी आ सकता है, तो वो पीक भी यहीं बनेगा ना। अब उसने बोला है कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज द सेम टेंजेंट लाइन, मतलब यहाँ नहीं, ऐसे नहीं डायग्राम बनाएंगे, बस सेम टेंजेंट आना चाहिए ना, सेम टेंजेंट आना चाहिए। तो डायग्राम कुछ ऐसे मान के चलो, तुम तो ऐसे मानो, यहाँ कुछ ऐसे कट किया और ऐसे, तो यहाँ पे ये टेंजेंट जा रहा है, ऐसे नहीं। चलो मैं समझाता हूँ ना, मैथमेटिकली समझाता हूँ आपको ना, डायग्राम से भी समझाएंगे, हर एक बात को समझा देंगे, डोंट वरी। यहाँ तक की बात चलो आपको समझ में आएगी ना। और तो अब मैंने देखो g डैश एक्स और निकाला, g डैश एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x प्लस का a आया, और h डैश एक्स निकाला, c माइनस ऑफ 2x, g डैश 1 मैंने यहाँ लिखा, 2 प्लस a बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस a। तो क्या बोल रखा है, हैव द सेम टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1,0। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने एट द पॉइंट 1 निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला एट दिस पॉइंट निकाला, c माइनस 2, तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, बराबर। तो 2 प्लस a बराबर कितना आ गया, c माइनस 2 आया। c का वैल्यू 1 दे ही रखा है, तो 1 यहाँ जब पुट कराएंगे, तो 1 यहाँ पुट कराया, तो ये कितना बना, -1। 2 को इधर भेज दिया, तो a का वैल्यू कितना बना, -3 बना। a का वैल्यू -3 जब यहाँ रख दिया, -3 तो -2 बना, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 2। ठीक है ना, तो अब पॉइंट समझा जाए, तो देखो अब मैं डायग्राम को आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, कोशिश करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है, एक तो ऐसे डाउनवर्ड बन गया, दूसरा वाला बना एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, -3x आया, ठीक है, और b का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसने क्या चाह रहा है, वैसे हम अपना सवाल समझ लेते पहले, b प्लस सी माइनस सी, b का वैल्यू 2 है, यहां से लिखते हैं थोड़ा ढंग से, इसका वैल्यू आ गया 2, सी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 1 आया, +1 माइनस ए का वैल्यू कितना, -3, तो +3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6। पहले आंसर मैच कर लेते हैं ना, 6 आंसर आएगा अकॉर्डिंग दिस, है ना, 6 बिल्कुल सही जवाब है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। अब पॉइंट समझो आप लोग, बात को समझिए, ठीक है, मैं डायग्राम में समझाता हूँ ना। इसके देखो फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, x-1 इंटू x-3 आ रहा है, सॉरी x-2 आया। मैं इस डायग्राम को यहां रफ करता हूं, इसको रफ कर देते हैं। तो 1,0 से तो ऐसे पास करेगा, मतलब वो यहां से ऐसे जाएगा, सॉरी वो ऊपर से जा रहा है, ऊपर से, यहां टच नहीं कर रहा है डायग्राम ना, डायग्राम की भावनाओं को समझना है। ये कुछ ऐसे आया, ऐसे आया, और यहीं टच किया और ऐसे चला गया, ये डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट ऐसे हैं, मतलब दोनों सेम टेंजेंट, मतलब एट दैट पॉइंट दे आर टचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व हो गया, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम था, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं थी ना। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, x1 x2 x3 x4 xi भी 5 पॉजिटिव नंबर्स। अरे 5 पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव पॉजिटिव 5 नंबर है पॉजिटिव है, ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, मतलब AMGM, एकदम मैं क्लास में बच्चों को ध्यान हो जाता है भैया, पॉजिटिव जहां भी आ जाए और ऐसे कंडीशन दे रखी, AMGM दिमाग में आना ही चाहिए आपके। ओके,
AMGM आना चाहिए। तो अच्छा ये कुछ ऐसा दे रखा है तो भैया AMGM तो बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे? x1 लिखा, 2 टाइम्स नहीं ले रहा क्योंकि मैं x2 स्क्वायर चाहिए, तो x2 को 2 बार लिखा मैंने, x2 प्लस x2। ऐसे ही मैंने x3 को 3 बार लिखा, x4 को 4 बार लिखा और x5 को 5 बार लिखा। तो भैया ये कितना है? 15 नंबर लिखा हुआ है शायद। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 6 अपॉन 2, 15। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू x1 आएगा, x2 का 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो x2 स्क्वायर आ जाएगा, x3 क्यू आ जाएगा, x4 पावर 4 आ जाएगा, x5 पावर 5 आ जाएगा और पावर में 1/15। ठीक है, नाउ इसका वैल्यू है 1। ठीक है, इसका वैल्यू है क्या? 1। तो ये जो पूरा पोर्शन है x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x5, वैसे भी इसकी वैल्यू दे रखी है ना। तो ये कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 15, मतलब ये बराबर 15 आ रहा है ना। या फिर मैं कहूं कि इनका अर्थमेटिक मीन निकाला है तो इसकी वैल्यू 15 यहाँ डाल दो आप, है ना। मतलब इन नंबर का अर्थमेटिक मीन ये आया और ज्योमेट्रिक मीन ये आया, दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। इसके वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू भी 1 आई, तो ये दोनों बराबर आए तो इट मीन कि यहाँ से आप बोलोगे ये नंबर्स हैं, सभी नंबर्स बराबर होंगे। x1 बराबर, x2 बराबर, x3 बराबर, x4 बराबर, x5, ये सभी नंबर्स बराबर हैं। सभी नंबर्स अगर बराबर हैं तो भैया ये तो कितना लिखा हो? 15x बराबर 15, x1 बराबर 15 लिखा हुआ है, तो 15 से 15 घटा, x1 का वैल्यू 1 आया और 1 सबको ऐसे 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर 5 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मासूम सा सवाल। आंसर 5 इसका सही है, मुझे पता है यार, कंफर्म है। क्लियर बच्चों? ना आई होप आप ये वाले प्रॉब्लम ढंग से समझ गए ना। ना आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी छोटा सा प्यारा सा धांसू सा सवाल और 1-2 लाइनों में सॉल्व होने वाला। सवाल को समझा जाए, इसकी गणित समझी जाए। 10 IITian है, 2 PET वाले स्टूडेंट हैं, सिट इन ए रो, एक रो में बैठते हैं। टोटल नंबर ऑफ एज इन विच एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स सिट बिटवीन 2 PET स्टूडेंट्स। एज इतना है, एक टोटल नंबर ऑफ एज है, तो देन के एज, के का वैल्यू क्या होगा ये पूछा हुआ है। देखो पहली बात तो समझो 12 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बनाया करो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई 10 स्टूडेंट ये होगा तो ये होगा, मतलब 12 होगा ना। ठीक है, अब बोला 2 PET वाले छात्रों के बीच में क्या होना चाहिए? 10 आई मतलब 3 IIT के छात्र बैठने चाहिए। मान लो PET वाला छात्र यहाँ कहीं बैठा है, तो फिर उसके बाद में बीच में 3 IIT वाले छात्र आए, तो PET वाला छात्र यहाँ बैठा, फिर यहाँ पर ऐसे कुछ आया है ना। क्या बोलना चाह रहा है? 10 IIT है, 2 PET स्टूडेंट सिट इन ए रो, है ना, ऐसे रो में बैठते हैं ना। यहाँ तक की बात रही है ना, तो इससे इन दोनों के बीच में क्या आ गए? 2 स्टूडेंट्स आ गए, आगे वो कहीं भी रहे पर 2 PET वाले छात्रों के बीच में ये होना ही चाहिए, 3 एग्जैक्टली IITian होने चाहिए। तो मान लो एक केस तो ये रहा, एक केस रहा ना, एक केस ना। अब मान लो PET वाला यहाँ बैठ जाए तो ये यहाँ खिसक जाएगा, तो 3 आ जाएंगे इनके बीच में, आ जाएंगे ना। मतलब अगर चलते चलते गए तो मतलब आप मान लो PET वाला एक बार यहाँ बैठा तो एक PET वाला यहाँ बैठेगा, फिर अपना यहाँ आ जाएगा 3 IIT वाले, तो पी खिसकते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। तो कितने केस बनेंगे कॉन्जुगेटिव वे में? ऐसे 8 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बच्चों? 8 केस। और 8 केस ऐसे बने, और ये दोनों पी वाले अपने पोजीशन पे इंटरचेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल, IIT वाले छात्र अपनी पोजीशन पे इंटरचेंज हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर आ गया। तो एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट के बीच में 3 IITian आएंगे आएंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो कितना आ गया? 16 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर आया। तो के का वैल्यू क्या होगा? 16 होगा। दैट इज आवर आंसर। चेक करते हैं एक बार 10th का आंसर क्या लिखा है। 16 16 16 16 भैया 16 16 है, एकदम सही जवाब बच्चों, सही जवाब। आप जीत गए। चलो बच्चों, तो आज के हमने इस डीबीपी को सॉल्व कर लिया। नाउ इस डीबीपी को थोड़ा समराइज कर लेते हैं फटाफट से ना। कि पहले आता देखो ये प्रॉब्लम अपना बहुत सही प्रॉब्लम था। देखो प्रॉब्लम एकदम सही है ना, बट क्या है कि जब पहली बार कर रहे हो ना, हवा सी निकल जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, ये प्रॉब्लम भी सही था, ये दोनों प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी। ये अल्टीमेट प्रॉब्लम था, ये भी बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम था, ये भी थोड़ा सा आसान प्रॉब्लम था। ये अल्टीमेट था और ये भी अल्टीमेट प्रॉब्लम था। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आप मार्क कर सकते हो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको अल्टीमेट लगी इस डीपीपी के अंदर। ठीक है बच्चे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहो बस।
पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो पढ़ो। चलो बच्चों ना, ओके, थैंक यू।